नमस्कार। डीडी न्यूज़ की विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। तपेदिक के खिलाफ हरियाणा के पंचकूला से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुरू किया 100 दिन का अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सबको साथ आने की अपील। महाराष्ट्र विधानसभा के नए सत्र में नवनिर्वाचित विधायक ले रहे हैं शपथ। उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस ने किया बॉयकॉट। सोमवार को होगा स्पीकर का चुनाव। इंडी की रार एक बार फिर आई सामने। राहुल को नहीं माना अपना नेता। तृणमूल नेता ममता बनर्जी के बयान के बाद भाजपा का कांग्रेस पर तंज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने दिया अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे का नारा। कल से सभी विधानसभा क्षेत्रों में शुरू होगी भाजपा की परिवर्तन यात्रा। और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार का एक और बड़ा कदम। भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल की शुरुआत। चैनल सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए होगा समर्पित। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। संभल शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के जवाब में पुलिस की जवाबी कार्रवाई की तारीफ करना मुरादाबाद की एक मुस्लिम महिला निदा जावेद को भारी पड़ गया। महिला के पति एजाजुल आबिदीन ने उसे काफिर कहते हुए 3 तलाक दे डाला, जिसकी शिकायत पीड़िता ने मुरादाबाद पुलिस के आला अधिकारियों से कर कार्रवाई की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संभल की हिंसा पर एक मुस्लिम महिला को पुलिस की कार्रवाई की तारीफ करना भारी पड़ गया। संभल शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के जवाब में जो पुलिस ने कार्रवाई की, इस मुस्लिम महिला ने उस कार्रवाई में उस पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की थी। निदा जावेद नाम की ये महिला है जिसके पति एजाजुल आबिदीन ने उसे काफिर कहते हुए इस बात पर 3 तलाक दे डाला क्योंकि उसने संभल हिंसा में हुई घटना के बाद जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी उसकी तारीफ की थी। पीड़िता ने इसकी शिकायत मुरादाबाद पुलिस में की, पुलिस थाने में की और हिंसा के जवाब में पुलिस की जवाबी कार्रवाई का यह पूरा मामला है जो कि मुरादाबाद की एक मुस्लिम महिला निदा जावेद को इतना भारी पड़ गया कि जब उस महिला ने संभल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई की जब तारीफ की तो उसके बाद उसके पति ने उसे काफिर कहा और काफिर कहते हुए उस महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी उसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया था, उसकी तारीफ की थी निदा जावेद ने जो कि मुरादाबाद की रहने वाली है। और ये बात निदा जावेद के पति को नागवार गुजरी और संभल हिंसा पर पुलिस की कार्रवाई की तारीफ जब उसने अपनी पत्नी से सुनी तो उसने काफिर कह दिया और काफिर कहते हुए तलाक 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 कहते हुए उससे संबंध तोड़ लिया। यह संभल हिंसा मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महिला के पति जिनका नाम एजाजुल आबिदीन है, उन्होंने अपनी पत्नी निदा को काफिर कहा क्योंकि इस महिला ने संभल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई की तारीफ कर दी थी। संभल शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान जब हिंसा हुई उसके जवाब में जो भी पुलिस ने तमाम कार्रवाई की
उसकी प्रशंसा की थी महिला निदा जावेद ने। मुरादाबाद की रहने वाली है निदा जावेद, और ये बात इनके पति को नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही पत्नी को काफिर कहते हुए 3 तलाक दे दिया। संभल में स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए तमाम सारे प्रयास जारी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से ये मामला शांत रहे, लेकिन अब ये जो खबर सामने आ रही है ये बताती है कि आखिर सांप्रदायिक जो आक्रोश है वो कितना है। मुरादाबाद पुलिस की क्या प्रतिक्रिया इस मामले में, वो सुनते हैं। मोहल्ला लाजपत नगर है, थाना कटघर क्षेत्र में। वहाँ पे रहने वाली एक महिला ने एक एप्लीकेशन 5 को दिया है, यानी आज से 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि वो एक YouTube पे कोई वीडियो जो संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ था उसको देख रही थी। उसको देख करके उनमें वाद विवाद हुआ और उस वीडियो को जो देख रही थी उसको देखने के लिए पति ने मना किया, और जब उन्होंने उस वीडियो को देखना बंद नहीं किया तो उन्होंने ट्रिपल तलाक जो है वो उनको दिया, तलाक दे दिया। उसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। इसमें इस आरोप के अतिरिक्त कुछ अन्य आरोप भी हैं। उसमें हम लोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है, और उसमें जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके हिसाब से इसका हम डिस्पोजल करेंगे। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकूला में देश में टीबी की घटनाओं और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के लिए 100 दिवसीय गहन अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीबी केयर का नया मॉडल अपनाया गया है। ये 100 दिन का कार्यक्रम है और ये फोकस्ड कार्यक्रम है, और इसलिए हम लोगों ने 347 जिले जो जहां टीबी का प्रकोप और टीबी का प्रेवलेंस ज्यादा है वहां हम लोगों ने फोकस करके इस कार्यक्रम को लेने का तय किया है, और तीव्र गति से एक्सेलरेटेड तरीके से हम डिटेक्शन, टेस्ट, ट्रीटमेंट और उसके सपोर्टिव जो हमारे स्ट्रैटेजीज हैं उन सारे सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं ये मानता हूं कि यह कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत और हेल्दी नेशन, स्वस्थ देश, इसको बनाने में आज का दिन और ये 100 दिन का कार्यक्रम एक मील पत्थर साबित होगा। और टीबी उन्मूलन अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अंग्रेजी समाचार पत्रों में लिखे एक लेख में इसके खिलाफ भारत की लड़ाई का उल्लेख किया है। जेपी नड्डा ने यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और उन्होंने लिखा कि उनके नेतृत्व में टीबी केयर का नया मॉडल अपनाया गया। WHO की ग्लोबल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक साल 2015 से 2023 तक भारत में टीबी के मामलों में 17.7% की गिरावट हुई, जो कि वैश्विक स्तर पर देखी गई गिरावट की दर से 2 गुनी है। इसके अलावा देश में 25.1 लाख टीबी मरीजों को ठीक किया गया। इससे ट्रीटमेंट कवरेज साल 2015 में 59% से बढ़कर 2023 में 85% हो गया। टीबी के उन्मूलन के लिए आज 7 दिसंबर से देश भर के 347 जिलों में 100 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा। और आपको बता दें कि टीबी के खिलाफ आज से जो लड़ाई शुरू हुई है उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
एक्स पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने लिखा कि टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत हो गई है। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि टीबी को हराने के लिए सामूहिक भावना से प्रेरित होकर यह अभियान आज से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बहुआयामी तरीके से टीबी से लड़ रहा है और जो तमाम सारे तरीके हैं उनकी बात की जाए तो मरीजों को की जो सहायता है वो दुगनी करना, जन भागीदारी, नई औषधियां, तकनीक और बेहतर निदान उपकरणों का उपयोग। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि सब एक साथ आएं और टीबी को खत्म करने में अपना योगदान दें। और कर्नाटक राज्य जनता दल सेक्युलर के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। इस साल राज्य में 327 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई है। इस आधुनिक युग में जहां चिकित्सा क्षेत्र ने जबरदस्त प्रगति की है, महिलाओं का अस्पतालों में अपनी जान गंवाना अपमानजनक है। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अनियमितताओं की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जजों से कराने की मांग की। महाराष्ट्र की नवगठित 288 सदस्यीय विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। तमाम नवनिर्वाचित विधायक भी शपथ ले रहे हैं। इसके लिए 9 बार से विधायक रहे कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विधायक और कांग्रेस के विधायक आज शपथ नहीं ले रहे हैं। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हमें ईवीएम पर संदेह है। तो इसका जवाब देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा कि अगर उनको कुछ करना है तो चुनाव आयोग के सामने जाना चाहिए। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है। उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है, हमें पता नहीं। चुनाव हुआ है, लोगों ने, वोटर ने जीत के दिया है और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। महाराष्ट्र में आज विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है। इस दौरान महाविकास आघाड़ी एमवीए में फूट दिखाई दी। इन तमाम मुद्दों पर डीडी न्यूज ने बात की समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख से। विशेष सत्र का पहला दिन और आज पहले दिन में देखा कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि जो सत्ता पक्ष ने जो है विधायक दल की जो शपथ ली, लेकिन जो विपक्ष है उनके कुछ जो विधायक है उन्होंने शपथ नहीं ली। रईस भाई, आपने शपथ ली है, महाविकास आघाड़ी के बाकी अन्य दलों ने शपथ नहीं ली है, क्या कारण है इसके पीछे? सिंपल कारण है कि मिसकम्युनिकेशन है। हम सुबह सभागृह में आए, जो प्रथा परंपरा है उस हिसाब से हम बैठे। मैंने अपना क्रमांक देखा कि कब मुझे शपथ लेनी है। मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं था कि आज हमने शपथ नहीं लेनी है। अगर महाविकास आघाड़ी की मीटिंग होती, कोई चीज़ तय होती तो हम उसका पालन करते, पर क्योंकि कोई सूचना नहीं थी तो हमने प्रथा और परंपरा के हिसाब से शपथ ली है। बात ये भी उठती है कि क्या समाजवादी पार्टी जो है महाविकास आघाड़ी का हिस्सा रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसे कई सारी टिप्पणियां की गई है नेताओं द्वारा भी। तो ऐसे में ये स्थिति कहां पर आकर रुकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी का जो हिस्सा है वो एक उद्देश्य से,
महाविकास आघाड़ी जो बनी है वो दो विषय पे बनी है, संविधान का संरक्षण और जो बनी है वो सेक्युलर वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए। उद्धव ठाकरे का तो अलग बयान, उन्होंने कहा कि अब हिंदुत्व है, फिर से हिंदुत्व की ओर जा रहे हैं। हिंदुत्व का उन्होंने परिभाषा हमको समझाई थी जब वो महाविकास आघाड़ी में आए थे। उन्होंने कहा था हमारा हिंदुत्व सबको न्याय देने वाला है, हमारा हिंदुत्व हाथ को काम देने वाला है, हमारा हिंदुत्व सबको सम्मान देने वाला है, हमारा हिंदुत्व सबकी संरक्षण वाला है। तो वो हिंदुत्व से किसको ऑब्जेक्ट हो सकता है? वो तो महाविकास आघाड़ी की विचारधारा के अलाइन था। जो ट्वीट कल हुआ वो उस कॉमन मिनिमम अंडरस्टैंडिंग के बाहर था, इसीलिए आज हमने अपना स्टैंड क्लियर किया, कल शिवसेना अपना स्टैंड क्लियर करेगी। समाजवादी पार्टी ने रुख स्पष्ट किया कि महाविकास आघाड़ी में इस वक्त जो है कम्युनिकेशन के साथ नहीं किया गया और इसीलिए कुछ जो है विधायक उनके चले गए, जबकि उन्होंने आज ये शपथ ली है। तो ऐसे में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में कम्युनिकेशन जो है पूरी तरह से ठीक ठाक नहीं है। शिवशिलार, डीडी न्यूज, मुंबई। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर रार मची हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि वो गठबंधन की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। इंडी गठबंधन में नेतृत्व पर मची खींचतान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर चुटकी ली है। एक और बार इंडिया अलायंस में झगड़ा शुरू हो चुका है नेतृत्व को लेकर। टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी बोलती है कि मैंने इंडिया अलायंस तो बना लिया, पर मैं क्या कर सकती हूँ अगर नेतृत्व देने के लिए असक्षम है ये लोग, ये सबको साथ में लेकर नहीं चल पाते। मैं नेतृत्व दूंगी तो सबको साथ ले चलूंगी। मतलब कि ये लड़ाई अब मिशन की नहीं, केवल एम्बिशन और पोजीशन की है, ये तो साफ है। पर कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन अब जनता ही नहीं बल्कि उनके एलाइज भी पारित कर रहे हैं। और राहुल तुमसे ना हो पाएगा, ये बात हर एलाई कह रहा है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से लेकर जेएमएम से लेकर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला से लेकर लेफ्ट पार्टी सभी लोग बोझ मानते हैं, परजीवी मानते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने नया चुनावी नारा जारी किया है, जिसमें भाजपा अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे नारे के साथ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी। भाजपा के लिए ये विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कल से दिल्ली की 70 विधानसभाओं में परिवर्तन यात्रा भी शुरू करने जा रही है। इस विषय पर भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी आप पार्टी को घेरा। ये नारा दिल्ली की जनता की आवाज़ है। संकल्प पत्र के माध्यम से जब हम जनता के सुझाव मांग रहे हैं तो जनता की एक ही आवाज़ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहिए और इसे बदलना है। तो ये भाव वहीं से आया है कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। लोग दिल्ली में गंदे पानी से, बिजली के बड़े दामों से, टूटी हुई सड़कों से, भ्रष्टाचार से, जो कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हों उससे बहुत परेशान है। ये वो सुविधाएं हैं जो आम जीवन में लोगों को प्रभावित करती हैं और लोग अब चाहते हैं कि दिल्ली विकास के रास्ते पर चले, क्योंकि दिल्ली को बद से बदहाल करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है और दिल्ली को खुशहाली और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी हो सकता है। इस भाव के साथ लोगों ने ये नारा दिया है कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। समारोह में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 433 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब विकसित भारत 2047 का सपना नहीं है, बल्कि ये हमारा लक्ष्य है। इसमें हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है। अर्थव्यवस्था में देखें तो छलांग पर छलांग लगा रहे हैं। कहाँ हम घबराते हुए 5 देशों में नाम था, फिर हमने उनको पीछे छोड़ा जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया एंड वी बिकेम द 5th ग्लोबल इकोनॉमी। एक जमाना था
बिना बिचौलिए के कोई काम होता ही नहीं था। एक जमात पैदा हो गई थी समाज में। करप्शन वॉज पासवर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर कॉन्ट्रैक्ट, फॉर अपॉर्चुनिटी। गत दशक के अंदर बड़ा बदलाव आया। जो बिचौलिए थे वो गायब हो गए। केंद्र सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में संथाल समाज में प्रचलित संथाली भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले हफ्ते से दूरदर्शन पर सप्ताह में एक दिन संताली भाषा में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासी समुदाय के लिए, आदिवासी समाज के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए दूरदर्शन में हफ्ते में, वीक में एक बार संथाली भाषा में न्यूज़ का कार्यक्रम अगले हफ्ते से आरंभ होगा, जो कि बहुत बड़ा एक लंबे समय से आदिवासी भाषा को, संथाली भाषा को एक समग्र रूप से आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले एक दशक से दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ये भी वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना योगदान दे सके। इसी कड़ी में सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या डीटीएच चैनल नंबर 31 शुरू किया है। एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत करने के उद्देश्य से भारतीय सांकेतिक भाषा ISL के लिए PM ई विद्या डीटीएच चैनल नंबर 31 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में लॉन्च किया गया। ये पहल विशेष रूप से सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए समर्पित है, जिससे उन्हें सुनने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए अधिकार उन्मुख ढांचे के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार द्वारा शुरू किया गया ये चैनल सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। ये नई पीढ़ी की भाषा है, जेन जी की भाषा है। चैनल 31 को भारत में लोकप्रिय बनानी पड़ेगी। इसके कारण भारत की विचार, भारत की दृष्टि साइन लैंग्वेज के माध्यम से विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी में भी पहुंच सकता है। ये गेटवे आज हम चैनल 31 के माध्यम से खोले हैं। पहले कानून था पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट, और अब 2016 में कानून पारित हुआ है वो राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट। एक राइट्स ओरिएंटेड फ्रेमवर्क बनाया है। सिर्फ 7 पहले डिसेबिलिटीज को पहचान मिलती थी, संरक्षण मिलता था, उनके लिए योजनाएं बन सकती थी, उसे बढ़ाकर 21 तक ले जाया गया। ISL के लिए एक समर्पित PM ई विद्या डीटीएच चैनल की स्थापना श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चैनल पर शामिल विषयों में कौशल विकास, कैरियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य, संचार कौशल शामिल होंगे। कक्षा विशिष्ट पाठ्यचर्या सामग्री ये सुनिश्चित करेगी कि श्रवण दिव्यांगता वाले शिक्षार्थी सांकेतिक भाषा में उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच सकें। प्रीति कौर की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। हरियाणा के गुरुग्राम में 6 दिसंबर को 11वें राष्ट्रीय विकलांगता सम्मेलन और राष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स प्रतियोगिता का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिव्यांगजनों के अंदर असीम क्षमता और लगन होती है और उन्हें उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। दिव्यांगजनों के अंदर एक अद्भुत साहस होता है, लगन होती है और क्षमता होती है। आवश्यक है उनको उचित प्लेटफॉर्म मिलने की। इन दिव्यांगजनों की स्किल को, इनकी कार्यकुशलता को, इनके काम करने की क्षमता को और उनकी दिव्य दृष्टि को भारत की संसद के अंदर भी सभी माननीय संसद सदस्य देखें कि किस तरीके से दिव्यांगजनों का योगदान इस देश के अंदर है। मलेशिया में चल रहे एशिया पैसिफिक डेव गेम्स 2024 में
भारत का शानदार प्रदर्शन दिखने को मिल रहा है। अब तक भारत के खाते में 46 पदक आ चुके हैं। वहीं एथलेटिक्स में भारत ने 28 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। आज हमारे साथ यहाँ पे एथलीट्स के कोच हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहा। अभी तक जो भारतीय दल यहाँ पे आया है कोलालमपुर में, उन्होंने 46 मेडल जीते हैं, उसमें से 28 मेडल एथलेटिक्स में। तो हमारे खिलाड़ियों का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। किसी भी चीज़ का नकारात्मक प्रभाव नहीं होने दिया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, और हमारे लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा एक यादगार एशियन स्पेसिफिक गेम रहा है। कोच और एथलीट का वो रिलेशनशिप बाउंडिंग जो बन जाती है, ट्रेनिंग रह के साथ रह के ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, उसमें हमको बहुत मदद मिलती है एक दूसरे को जानने के लिए और कम्युनिकेशन गैप फुलफ़िल करने के लिए। साथ के साथ हम लोग लिखने का माध्यम है उसको हेल्प लेते हैं, और साथ के इसके अलावा हम भी खुद साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग सीखने के लिए भी उनकी हेल्प लेते हैं खिलाड़ियों की, और खुद भी प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं। हम मीडिया के थ्रू ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बाकी जो हमारी महिलाएं हैं जो गेम में इच्छुक हैं, वो किसी रीज़न से नहीं आ पा रही हैं, चाहे समाज के रीज़न हो, चाहे फैमिली का रीज़न हो, चाहे कोई भी रीज़न हो, हम फैमिली से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को आने दें। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इवन हम कहें तो लड़कों से भी अच्छा, उनको कम ऐसा नहीं कि उनको टक्कर अच्छा दे रही है, हम ये कहना चाहेंगे। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि महिलाओं को भी खेल में आने दें, वो भी कर सकती हैं बहुत अच्छा एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में भारत के डेफ चेस खिलाड़ी भी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। डेफ चेस खिलाड़ियों के कोच से बात की हमारी संवाददाता मनीषा शर्मा ने। हमारे साथ अभी चेस के कोच हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके चेस खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहा है। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में चेस को पहली बार शामिल किया गया है। हमारी इंडियन टीम में 4 मेल चेस प्लेयर है और 3 फीमेल चेस प्लेयर है। ब्लिट्स कंपटीशन में हमें सिल्वर मेडल मिला, और उसके बाद हमारा रैपिड और मिक्स टीम भी हुआ जिसमें हमें दोनों में ब्रॉन्ज मेडल मिले। इंडियन टीम को पूरे 3 मेडल्स मिले हैं, और अभी भी इंडिविजुअल चेस प्लेयर्स का खेल जारी है और मेडल्स मिलने की आशा है। मुझे खुशी है कि चेस को पहली बार एशिया डेफ गेम्स में इंक्लूड किया गया, जिसमें 9 कंट्रीज़ में पार्ट लिया है। होप हम लोग अभी और मेडल्स जीतेंगे, और अभी तक हम, जैसे सर ने बताया, 3 मेडल जीत चुके हैं। सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।